हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकुश चिड़िमार और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड्स ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट 3420 विच इज टू रिपोर्ट ऑन कंपाइलेशन ऑफ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसको हम प्यार से बोलेंगे पीएफएफआई, इंक्लूडेड इन प्रोस्पेक्टस। सर इतने भारी भारी वर्ड मत बोलो सर, समझ में ही नहीं आते। आप टेंशन मतलब वो मैं आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में समझाने वाला हूं। तो अगर आपको मेरे प्यारे प्यारे नोट्स चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे जाके इन्हें फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाई ये एंगेजमेंट क्यों आया, ये अश्योरेंस एंगेजमेंट क्यों बना, ये स्टैंडर्ड क्यों बना। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सपोज आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा था 31 मार्च 2024 को। ठीक है, अब आप एंटिटी थे छोटे वाले, अब आपने सोचा कि यार मुझे लिस्ट करना है, मुझे आईपीओ वाईपीओ लाना है। तो आपने क्या प्रोस्पेक्टस फाइल किया अपने सेबी को। तो आपने प्रोस्पेक्टस जो फाइल किया ना वो 30 मार्च को फाइल किया, 30 मार्च 2024 को। अब ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 30 मार्च 2024 को, आपने प्रोस्पेक्टस फाइल किया 30 मई 2024 को, सॉरी 2 महीने बाद आपने फाइल किया है। अब इसके बीच में बहुत सारे इवेंट्स हुए होंगे, लेकिन वो तो छोटे छोटे इवेंट्स थे। एक सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ, मेरी बात अब ये बहुत ध्यान ध्यान से आप वर्ड सुनना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ, हमें छोटे मोटे इवेंट से फर्क नहीं पड़ता, कोई सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ। सपोज आपने सब्सिडरी को एक्वायर किया 30 अप्रैल 2024 में, सब्सिडरी को एक्वायर किया, ठीक है, इस पीरियड के दौरान। अब हुआ क्या ना, आपने प्रोस्पेक्टस में तो डाल दिया अपने ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अपने प्रोस्पेक्टस में ये वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डाल दिए जिसमें सब्सिडरी का कोई इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा जो लॉ बोलता है ना, जो सेबी बोलता है, वो बोलता है कि आपको रीस्टेट करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। क्या करना है? रीस्टेट करना है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इसका मतलब क्या? आपको वापस से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं जिसमें आपको एडजस्टमेंट्स करनी है। क्या करनी है? एडजस्टमेंट्स करनी है। जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस हुए हैं उनकी, ये जो सिग्निफिकेंट इवेंट एंड ट्रांजैक्शन हुआ है इसकी आपको एडजस्टमेंट करनी है। अब कैसे करनी है? ऐसा मानते हुए कि ये सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन पहले हुए थे। मतलब कब हुए थे? अगर हम पीएनएल की बात करें, पीएनएल हम बनाएंगे वापस से 23-24 का, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर के हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, तो हमने ऐसा मानेंगे पीएनएल बनाते हुए कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये 1 अप्रैल 2023 को हो गई थी। मतलब 1 अप्रैल 2023 को हमने एक्वायर कर लिया था, एक साल पहले ही। और जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तब हम ये मानेंगे 31 मार्च 2023 जो हमने 24 जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन हमने इस सब्सिडरी को एक्वायर कर लिया था। समझे? तो ये हमने क्या किया? रीस्टेट कर दिया हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, मुझे बहुत सारे ऐसे बच्चों के कमेंट्स आते हैं नीचे कि सर अगर आप 1-2 महीने पहले ले आते ये रिवीजन लेक्चर्स तो हम बाकी फैकल्टीज जो हमने रेगुलर लेक्चर्स परचेज किया वो नहीं करते। अगर आप ये पहले ले आते तो हम ऐसा करते। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो प्लीज कमेंट लिख दीजिए, कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो अभी क्लासेस लेने का सोच रहे होंगे वो बच जाएंगे और ये रिवीजन लेक्चर से ही बहुत अच्छे से सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे बिना किसी रेगुलर लेक्चर्स में पैसे लगाए। ठीक है, ठीक है सर, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हम रीस्टेट कर रहे हैं, ऐसा मानते हुए कि ये जो हमारा सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है वो हमारा 1 साल पहले हुआ है, अर्लियर डेट पे हुआ है। यहां पे क्या बोलते हैं? अर्लियर डेट पे हुआ है, ऐसा मानते हुए। ठीक है, तो अब मैं यहां पे कुछ कुछ टर्म्स मैं आपको बता देता हूं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सोर्स, क्योंकि इस सोर्स से हम अपने रीस्टेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, राइट, इसको हम बोलते हैं सोर्स। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना जिनको हमें रीस्टेट करना है, जैसे पीएनएल को हमें रीस्टेट करना है, बैलेंस शीट को हमें रीस्टेट करना है, उनको हम क्या बोलते हैं? अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो अनएडजस्टेड है, क्यों? क्योंकि यहां पे अभी तक एडजस्टमेंट हुआ नहीं है ना। 31 मार्च 24 के वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, मतलब बैलेंस शीट है, पीएनएल है, उनको अभी तक एडजस्ट नहीं किया, इसलिए हम उसको बोलते हैं अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसको हम सोर्स से निकालते हैं। सोर्स मतलब क्या है? जो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, पूरा एनुअल रिपोर्ट है, उसको हम सोर्स बोलते हैं। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारी चीजें आती है, सारे नोट्स टू अकाउंट्स आते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आती है, उसको हम सोर्स बोलते हैं। वहां से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। ये कौन कौन सी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जो अनएडजस्टेड है, जिसपे हमें एडजस्टमेंट्स करने हैं। समझ गए आप मेरी बात? ठीक है, ये हो गया हमारा ये 2 पॉइंट। दूसरा, अब ये जो आप एडजस्टमेंट्स करते हो ना, जो भी आप अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में जो भी आप एडजस्टमेंट्स करते हो, उसको हम बोलते हैं प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट्स। क्या बोलते हैं? प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट्स, यहीं से नाम आ रहा है प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट्स। ठीक है, जो भी सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन हुआ जो आप रीस्टेट करते हो अपने अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, उसको हम बोलते हैं प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट। अब जो अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसमें जब हमने प्रोफोर्मा एडजस्टमेंट्स को एडजस्ट किया तो जो हमारा रीस्टेटेड एडजस्टमेंट्स आता है, रीस्टेटमेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आता है, उसको हम बोलते हैं प्रोफोर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसी को हम बोलते हैं पीएफएफआई।
ठीक है सर, यस सर। अगर ये सारी चीजें अगर आपने अच्छे से समझ ली तो आप समझ लो कि आपको ये SAE बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, बस ये आपको ये पूरा काम जो है ये अच्छे से समझना है, और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम एक बात बताते हैं कि ये जो PFFI है ना, इसमें हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। क्यों एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं? ताकि हम ये दिखा पाए, ताकि हम ये डेमोन्स्ट्रेट कर पाए, ताकि हम ये इलस्ट्रेट कर पाए क्या इफेक्ट होता उस इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस का अगर वो इवेंट्स एंड ट्रांजेक्शंस अर्लियर डेट पे हुए होते, तो एज इफ इट हैड अकर्ड एट एन अर्लियर डेट। सिर्फ इतना काम है, हमारी ये सोल पर्पस है, हमारा पर्पस सिर्फ इतना सा है इस PFFI को बनाने का। ठीक है, हमें ये प्रेजेंट नहीं करना कि भाई एक्चुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है, हमें ये प्रेजेंट नहीं करना कि भाई एक्चुअली में क्या होता, हमें ये दिखाना है कि भाई अगर ये इवेंट और ट्रांजेक्शन पहले हुए होते तो क्या होता। ठीक है, ये चीज बस आप इतनी सी समझ जाओ, बाकी सब बहुत ईजी है इसमें। ठीक है, अब इसमें एक और बात ध्यान रखना कि ये जो SAE है, SAE 3402, वो आपका कब अप्लाई होगा, कब हम प्रोस्पेक्टस में जो PFFI, इसका आप एक बार नाम अच्छे से पढ़ोगे ना आपको अब समझ में आएगा। ये बोल रहा है जो PFFI हमने इंक्लूड किया प्रोस्पेक्टस में, उसको कंपाइल किया। किसने कंपाइल किया? एंटिटी ने कंपाइल किया। जो प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है उसने PFFI को कंपाइल किया। कंपाइल किया मतलब बनाया है, बेसिकली अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट्स करके PFFI बनाया। ठीक है, उस PFFI पे, उस कंपाइलेशन पे हमें अश्योरेंस देना है, अश्योरेंस एंगेजमेंट है, उस कंपाइलेशन पे हमें अश्योरेंस देना है कि भाई ये जो कंपाइलेशन किया है वो सही है। ठीक है, ये हमारा ओपिनियन है, ये हमारा अश्योरेंस है। तो अब ये बोल रहा है कि ये अप्लाई कब होगा, जब या तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोल दे कि आपको अश्योरेंस देना पड़ेगा, मतलब एंटिटी को बोले कि आपको किसी से अश्योरेंस लेना पड़ेगा कि हाँ जो PFFI है वो सही है, कंपाइलेशन सही है, तब या तो आपका जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस, मतलब जहां पे जिस ज्यूरिसडिक्शन में आप अपना प्रोस्पेक्टस इशू करने जा रहे हो ना, उस ज्यूरिसडिक्शन में जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है कि जो भी प्रोस्पेक्टस इशू करता है उसमें जो भी PFFI होता है उस पर अश्योरेंस लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, अगर ये आपको समझ में आ गया मतलब हो गया आपका ये ऐसे ही। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या होते हैं स्टेप्स टू कंपाइल PFFI। मतलब अगर एंटिटी को कंपाइल करना है PFFI, मतलब PFFI बनाना है, तो उसके क्या स्टेप्स होंगे? सिंपल, जो मैंने ऊपर जो आपको बताया ना वही सारी चीजें सिंपल है। देखो, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो सोर्स को, किस सोर्स से आप अनएडजस्टमेंट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने वाले हो। ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया सोर्स को, फिर एक्सट्रैक्ट कर लो अपनी अनएडजस्टेड इन्फॉर्मेशन को, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको रीस्टेट करने, उस एडजस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन पे एडजस्टमेंट्स कर दो, एडजस्टमेंट्स करने के बाद PFFI को प्रेजेंट कर दो। सिंपल, सोर्स से अनएडजस्टेड इन्फॉर्मेशन आई, अनएडजस्टमेंट में हमने एडजस्टमेंट्स की, एडजस्टमेंट से हमारा PFFI बन गया। यही है आपका स्टेप्स टू कंपाइल PFFI। ठीक है सर, ठीक है सर, एक बार अपने नोट से भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोल रहा है ये कि भाई SAE 3402 अप्लाई होता है अगर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोल दे या फिर एज पर जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस। दूसरा पर्पस क्या है हमारा? पर्पस ऑफ PFFI इज टू सोलली सिर्फ यही पर्पस है, टू डेमोन्स्ट्रेट इंपैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर वो पहले हो जाती तो क्या होता, लेकिन हमारा ये पर्पस नहीं है कि हम एक्चुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को दिखाएं। ठीक है, डज नॉट रिप्रेजेंट एक्चुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। स्टेप्स क्या है भाई? सबसे पहले आइडेंटिफाई करो सोर्स को, सोर्स से एक्सट्रैक्ट कर लो अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन, उसमें एडजस्टमेंट्स कर लो और फिर PFFI को प्रेजेंट कर लो। ठीक है सर, यस सर। अब आता है हमारे पास एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। अगर हमें कोई बोले, अगर हमें कोई एंटिटी आके बोले कि भाई देखो हमारा प्रोस्पेक्टस है उसमें हमारा PFFI इंक्लूडेड है, आप उस पर एक अश्योरेंस दे दो कि हमने जो PFFI कंपाइल किया है वो सही से कंपाइल किया है, तब आपको ये एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहला आपको खुद को देखना है। खुद को देखना है इसका मतलब कि यहाँ पे होता है प्रैक्टिशनर, यहाँ पे ऑडिटर नहीं बोलते, यहाँ पे हम प्रैक्टिशनर बोलते हैं। क्या बोलता है भाई? प्रैक्टिशनर खुद को देखेगा, मतलब कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस, क्या आप ये ऐसे ही परफॉर्म करने के लिए कैपेबल हो, क्या आप कॉम्पिटेंट हो। ठीक है, ये एक पहली चीज देखेंगे। और दूसरा हम देखेंगे कि अगर लॉज एंड रेगुलेशन में कोई ओपिनियन की वर्डिंग दी हुई है, मतलब लॉज एंड रेगुलेशन जो उस एंटिटी पे लगते हैं, उस प्रोस्पेक्टस से लगते हैं, उसमें बोला गया है कि आपको ओपिनियन जो देना है ना वो किसी वर्डिंग के हिसाब से देना है, मतलब कुछ वर्ड्स ऐड करने बेसिकली। तो हमें ये देखना है कि क्या हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करके वो वर्ड्स ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या हम वो ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते जो लॉज एंड रेगुलेशन ने प्रिस्क्राइब किया है। अगर हम कर सकते हैं वो ओपिनियन एक्सप्रेस, तब हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हम वो ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर सकते, भले हम कितने भी प्रोसीजर्स कर ले, तब हम लॉज एंड रेगुलेशन, तब हम एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, पहले हमने खुद को देख लिया, फिर हम देखेंगे PFFI को। अब हम देखेंगे PFFI को। PFFI में क्या देखेंगे भाई? सबसे पहला जो PFFI बनाने का जो क्राइटेरिया है, सर फिर से क्राइटेरिया आ गया। आपने जो लास्ट में हमने इंटरनल कंट्रोल्स पढ़ा था 3402, उसमें भी क्राइटेरिया था, यहाँ पे भी क्राइटेरिया, दोनों में क्या डिफरेंस है? वो क्राइटेरिया था इंटरनल कंट्रोल्स बनाने का, ये क्राइटेरिया PFFI बनाने का। अब क्राइटेरिया एज गुड एज आप इसको FRA पे मान लो ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके बेसिस पे बनाते हैं?
एफआरएफ के बेसिस पे। तो पीएफएफआई किसके बेसिस पे बनता है? क्राइटेरिया के बेसिस पे। सब मतलब जो भी चीज, ये बेंचमार्क, बेसिकली बेंचमार्क को हम क्राइटेरिया ही बोलते हैं। तो जो भी चीज किसी के बेसिस पे बनती है उसको हम क्राइटेरिया बोलते हैं। तो हमें ये देखना है कि पीएफएफआई किसके जिसके बेसिस पे बने वो क्राइटेरिया सुइटेबल है और पीएफएफआई मिसलीडिंग नहीं है। ठीक है, ये दो चीज हमें देखनी है। फिर हमें देखना है पीएफएफआई के बारे में कि भाई वो ऑडिट और रिव्यूड हुआ है या नहीं हुआ है। इसमें मैं क्या बात करने जा रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ऑडिट और रिव्यू चेक करना है। किसका ऑडिट और रिव्यू चेक करना है? सोर्सेस का। मतलब जो हम सोर्सेज यूज कर रहे हैं, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज कर रहे हैं, जिससे हम अनएडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने वाले, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने वाले, वो सोर्सेज का ऑडिट और रिव्यू हुआ है या नहीं हुआ है। अगर ऑडिट एंड रिव्यू हुआ है तो क्या उसमें मॉडिफाइड एओ और या फिर ईओएम और ओम पैरा दिया गया था? मतलब क्या ऑडिट के टाइम पे मॉडिफाइड ओपिनियन इशू हुआ था, या फिर रिव्यू के टाइम पे मॉडिफाइड कंक्लूजन इशू हुआ था, या फिर हमने ऑडिट और रिव्यू के टाइम पे कोई ईओएम पैरा ऐड किया था इन सोर्सेज। मतलब मैं आपको एकदम, ये आपको थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, मैं आपको एक बार वापस समझा देता हूं। हमने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया एज ऑफ 31 मार्च 2024। ठीक है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिट और रिव्यू हुआ होगा, राइट? वो ऑडिट और रिव्यू में क्या कोई मॉडिफाइड ओपिनियन था, क्या कोई मॉडिफाइड कंक्लूजन था? कंक्लूजन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रिव्यू में हम कंक्लूजन बोलते हैं, ओपिनियन नहीं बोलते। तो उन दोनों में क्या मॉडिफाइड ओपिनियन या कंक्लूजन था, या फिर कोई ईओएम पैरा था, वो हमें चेक करना है। एंड अगर था, अगर मॉडिफाइड या फिर ईओएम पैरा था, तो क्या लॉज एंड रेगुलेशन हमें परमिट करता है कि हम इस मॉडिफिकेशन या फिर ईओएम पैरा को यूज कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट में? अपनी कौन सी रिपोर्ट में? जो हम रिपोर्ट दे रहे हैं ना ऑन कंपाइलेशन ऑफ पीएफएफआई, उस रिपोर्ट में क्या हम इस मॉडिफाइड ओपिनियन और ईओएम पैरा को यूज कर सकते हैं, या फिर रेफर कर सकते हैं, या फिर नहीं कर सकते हैं? अगर हम रेफर, मतलब आप समझो, सोर्स से हमने अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन निकाली, अनएडजस्टेड इंफॉर्मेशन से हमने एडजस्टमेंट करके पीएफएफआई बनाया। मतलब पीएफएफआई इज बेस्ड ऑन योर सोर्स। अगर सोर्स सही नहीं है तो फिर पीएफएफआई क्या काम का? पीएफएफआई भी तो गलत होगा ना। अगर हमने सोर्स में ही मॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया, अगर हमने बोल दिया सोर्स ही खराब है, तो पीएफएफआई भी खराब है। तो हमें एज एन एश्योरेंस, जो हम प्रैक्टिशनर है, जो हम कंपाइलेशन पे एश्योरेंस एंगेजमेंट बना रहे हैं, हमें वहां पे बताना पड़ेगा ना भाई सोर्स में ही गड़बड़ है, सोर्स में मॉडिफाइड ओपिनियन। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या लॉज एंड रेगुलेशन में परमिट करता है, ये बताने के लिए कि भाई सोर्स में मॉडिफाइड ओपिनियन थी या फिर सोर्स में ईओएम पैरा था। अगर वो करता है परमिट तो हम कर लेंगे एक्सेप्ट और हम बता देंगे। अगर वो नहीं करता परमिट, फिर हमें सोचना पड़ेगा कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक ये बात आ गई ऑडिट और रिव्यू की सोर्स के बारे में। दूसरा आता है ऑडिट और रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, उस एंटिटी के, अगर एंटिटी के जो भी हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बने, या फिर उस एंटिटी के एक्वायरी, मतलब अगर एक्वायरी वाले सिचुएशन है, बिजनेस कॉम्बिनेशन वाली सिचुएशन है, जिसमें हम किसी को अक्वायर कर रहे हैं, सब्सिडरी वाला जो मैंने आपको पहले बताया था, वो सब्सिडरी का देखेंगे कि जो भी एंटिटी है, जिस एंटिटी पे अपन अश्योरेंस एंगेजमेंट दे रहे हैं, जिस एंटिटी के लिए अपन अश्योरेंस एंगेजमेंट देने के लिए प्रैक्टिशनर बने हैं, उस एंटिटी का या फिर उस एक्वायरी का हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर कभी भी ऑडिट नहीं हुआ या फिर रिव्यू नहीं हुआ है, मतलब आज तक उस एंटिटी ने कभी ऑडिट रिव्यू नहीं करवाया या फिर उस एक्वायरी ने कभी ऑडिट रिव्यू नहीं करवाया, तो फिर हम अंडरस्टैंडिंग कहां से लेंगे? तब हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या हमारे पास सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है ऑफ दिस एंटिटी या फिर ऑफ दिस एक्वायरी। ठीक है, समझे? समझ में आ गया होगा शायद आपको अब तक कि क्या क्या चीजें हमें एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते टाइम क्या क्या चीजें चेक करनी है। सबसे पहला प्रैक्टिशनर के बारे में, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस। दूसरा हमें ये देखना है कि जो भी हम ओपिनियन देने वाले उसकी जो वर्डिंग अगर लॉज एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब किए तो क्या हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करके वो वर्डिंग दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। तीसरा हमें देखना है पीएफएफआई के बारे में, पीएफएफआई का जो क्राइटेरिया है वो सुइटेबल है एंड इट विल नॉट बी मिसलीडिंग, ये चेक करना है। एंड दूसरा हमें ये देखना है मॉडिफाइड ऑडिट और रिपोर्ट के बारे में, ऑडिट और रिव्यू के बारे में। सबसे पहला हम देखेंगे ऑडिट और रिव्यू में सोर्सेज। तो सोर्सेज का जो सोर्सेज पे क्या मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन या फिर रिव्यू कंक्लूजन था या फिर यूएम और ओम पैरा था? अगर था तो क्या लॉज एंड रेगुलेशन परमिट करता है हमें यूज या रेफर करने के लिए उस मॉडिफाइड ओपिनियन, कंक्लूजन या फिर यूएम पैरा को अपनी खुद की रिपोर्ट में? ठीक है, ये आपको चेक करना है। एंड दूसरा आपको ये देखना है जो भी एंटिटी के हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थे या फिर जो भी एक्वायरी के हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन थे, अगर वो कभी भी ऑडिटेड नहीं हुए हैं, ऑडिटेड या रिव्यूड नहीं हुए हैं, तो क्या हमारे पास सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है एंटिटी की और एक्वायरी की? ठीक है, अगर सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर नहीं होगी तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एंड एक और चीज जो हमारा SA210 में आपने बहुत अच्छे से समझा हुआ है कि क्या रिस्पॉन्सिबल पार्टी यहीं पे एंटिटी की बात हो रही है, यहाँ पे हम मैनेजमेंट नहीं लिखते, बेसिकली रिस्पॉन्सिबल पार्टी लिखते हैं। तो क्या रिस्पॉन्सिबल पार्टी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पता है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? बाय सिंपली adequately disclosing and describing criteria if not publicly available। इसका मतलब क्या कि भाई जिस क्राइटेरिया पे आपने पीएफएफआई बनाया है, तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीएफएफआई बनाओ ऑन बेसिस ऑफ क्राइटेरिया। उस क्राइटेरिया को आपने क्या अच्छे से डिस्क्लोज किया है अगर वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है।
ठीक है, अगर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है तो आपके अपने क्राइटेरिया को डिस्क्लोज भी करना है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा, प्रोवाइडिंग प्रैक्टिशनर क्या भाई, सबसे पहले एक्सेस टू ऑल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो वो मानता है, और एक्सेस टू पर्संस। एंड एक और एडिशनल पॉइंट है यहाँ पे, क्या एडिशनल पॉइंट है, एक्सेस टू इंडिविजुअल्स विद इन एक्वायरी। मतलब अगर ये बिजनेस कॉम्बिनेशन वाला मामला है तो आप एक्वायरी के पर्संस का भी एक्सेस मांग सकते हो, ठीक है, वो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रोवाइड करना टू एक्सेस, ठीक है, यस सर। तो ये था हमारा पूरा पॉइंट फॉर एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। अब हम डिस्कस करते हैं प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज अ प्रैक्टिशनर हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये रिपोर्ट करना कि क्या पीएफएफआई हैज बीन कंपाइल्ड बाय रिस्पॉन्सिबल पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया। इसका मतलब हम सिर्फ इतना रिपोर्ट करते हैं, सिर्फ इतना ओपिनियन देते हैं कि क्या पीएफएफआई एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से बना है या नहीं बना है, हमें और इससे ज्यादा कोई ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो क्राइटेरिया, और सपोज अगर पीएफएफआई हमने क्राइटेरिया पे बना तो दिया लेकिन क्राइटेरिया सही नहीं है, तो हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि क्राइटेरिया इज रीजनेबल। सिर्फ इतना चेक करना है कि क्राइटेरिया प्रोवाइड्स अ रीजनेबल बेसिस, ठीक है, फॉर प्रेजेंटिंग इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब जिस ट्रांजैक्शन का हम इफेक्ट दे रहे हैं ना, जिस ट्रांजैक्शन का हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उस ट्रांजैक्शन को एप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब करता है क्राइटेरिया, ये हमें चेक करना है। एंड दूसरा क्राइटेरिया, इसमें ये बोला गया है क्राइटेरिया जो आप बता रहे हो ना, सबसे क्राइटेरिया कर रहे हो, वो क्राइटेरिया या तो कोई ऑथराइज्ड स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन बोल सकती है या फिर लॉज एंड रेगुलेशन में प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं बोला गया, तो मैनेजमेंट खुद भी डेवलप कर सकती है, मतलब रिस्पॉन्सिबल पार्टी खुद भी डेवलप कर सकती है वो क्राइटेरिया। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंगेजमेंट। कैसे हम प्लान करेंगे, कैसे हम परफॉर्म करेंगे। आप इधर देखो, मैं आपको एकदम सिंपल चीज बताता हूँ। आप गए एंगेजमेंट को परफॉर्म करने, ये वाली एंगेजमेंट को जिसमें आपने कंपाइल किया हुआ है पीएफएफआई को, आपको उस पर एश्योरेंस देना है। तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करोगे कि हाउ रिस्पॉन्सिबल पार्टी कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पीएफएफआई को कैसे रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने कंपाइल किया। सबसे पहले आप उस प्रोसेस को देखोगे। उन्होंने बोला कि भाई हमने पहले सोर्स से सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी, तो आप ये देखोगे भाई सोर्स एप्रोप्रिएट तो है ना। सबसे पहले आप सोर्स पे चेक करोगे, सोर्स पे अपना प्रोसीजर्स करके ये एविडेंस लोगे कि क्या सोर्स एप्रोप्रिएट है या नहीं है, ठीक है। कैसे एविडेंस लोगे, अगर हमें पता चलता है कि भाई उस पे तो कभी ऑडिट और रिव्यू हुआ ही नहीं है, तब हम प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे टू सेटिस्फाई आवरसेल्फ कि सोर्स इज एप्रोप्रिएट, ठीक है। सबसे पहले हम सोर्स पे अपना कंफर्ट ले लेंगे, भाई सोर्स एप्रोप्रिएट है। अगर उसमें ऑडिट और रिव्यू नहीं हुआ तो प्रोसीजर्स परफॉर्म करके हम एप्रोप्रिएटनेस ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने सोर्स पे कर लिया। अब सोर्स से हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो हम ये देखेंगे क्या वो एप्रोप्रिएटली एक्सट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। हम प्रोसेस वाइज ही चल रहे हैं सारी चीजें, हम ये देखेंगे एक्सट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है अच्छे से। फिर हम देखेंगे वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो हमने एडजस्टमेंट्स लगाए क्राइटेरिया के बेसिस पे, वो क्राइटेरिया सुइटेबल है या नहीं है। जो भी हमने एडजस्टमेंट्स लगाए क्राइटेरिया के बेसिस पे, वो क्राइटेरिया सुइटेबल है या नहीं है। और ये चेक करते टाइम हमें मटीरियलिटी को ध्यान में रखना है, मटीरियलिटी को ध्यान में रख के क्राइटेरिया को इवेल्युएट करना है, ठीक है। अब ये क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने एडजस्टमेंट्स किए। अब वो जो एडजस्टमेंट्स हमने किए ना, प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स, वो एडजस्टमेंट्स एप्रोप्रिएट है या नहीं है, ये हमें चेक करना है, ठीक है। अब ये एप्रोप्रिएट है या नहीं है कैसे चेक करोगे भाई, आप ये चेक कर लेना जो एडजस्टमेंट्स है दैट इलस्ट्रेट इंपैक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एज इफ पर्टिकुलर अर्लियर डेट। मतलब वो इंपैक्ट बहुत अच्छे से दिखा रहे हैं, मतलब जो इंपैक्ट होने वाला था ट्रांजैक्शन का, अगर वो अर्लियर डेट पे होती तो वो इंपैक्ट बहुत अच्छे से दिखा हुआ है। एंड वो एडजस्टमेंट्स जो है वो नेसेसरी है फॉर पीएफएफआई टू बी कंपाइल्ड एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, या फिर आप इसको क्राइटेरिया भी बोल सकते हो कि भाई क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आपको पीएफएफआई बनाना है तो आपको वो एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। अगर ये दो चीजें हैं तभी हम बोलेंगे कि भाई एडजस्टमेंट्स जो है वो एप्रोप्रिएट हैं, ठीक है। अब आपने एडजस्टमेंट्स करके पीएफएफआई बना लिया, तो आपको प्रेजेंटेशन देखना है कि भाई पीएफएफआई में जो भी डिस्क्लोजर्स आने थे, जो भी प्रेजेंटेशन करना था, उसका वैसे हुआ है कि नहीं हुआ है। और लास्ट में आप ये चेक कर लेना कि जो भी अदर इंफॉर्मेशन है पीएफएफआई के साथ, वो चेक कर लेना कि वो सही है या नहीं है, उसमें कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है या नहीं है। ये सारा चीजें, ये सारे प्रोसीजर्स आपको परफॉर्म करने हैं व्हाइल परफॉर्मिंग दिस स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है सर। यस सर, बस थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा, बस ये तो पूरा था अपना एलिमेंट्स ऑफ रिपोर्ट है, वो तो जल्दी हो जाएगा। इसमें बात कर रहे हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। आपको क्या लिखवा के लेना है, आपको ये लिखवा के लेना है जो भी आपने पीएफएफआई कंपाइल किया है, आपने सारे प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट जितने भी प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स होने चाहिए थे वो सारे प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स कर दिए। एंड जो पीएफएफआई कंपाइल किया है वो एप्रोप्रिएट एप्लीकेबल क्राइटेरिया के बेसिस पे कंपाइल किया है, ठीक है। ये दो चीजें आपको लिखवा के लेनी है। नेक्स्ट अब ओपिनियन की बात कर लेते हैं भाई, कब अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, कब मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। अनमॉडिफाइड ओपिनियन कब देंगे भाई, जब हमें पता है कि भाई पीएफएफआई को इन्होंने कंपाइल कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से पीएफएफआई बने हैं, तो हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, क्योंकि हमारा काम सिर्फ इतना सा है, ये चेक करना है कि भाई पीएफएफआई क्राइटेरिया के हिसाब से बने हैं या नहीं बने। दूसरा, मॉडिफाइड ओपिनियन कब देंगे, जब क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं बने। लेकिन इसमें एक चीज बोल रहे हैं लोग, अगर
लॉज एंड रेगुलेशन प्रिक्लूड्स, प्रिक्लूड्स का मतलब क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। प्रिक्लूड्स का मतलब होता है प्रोहिबिट, मतलब अलाउ नहीं करते। अगर लॉज एंड रेगुलेशन अलाउ नहीं करते फॉर पब्लिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस कंटेनिंग मॉडिफाइड ओपिनियन, मतलब आपने मॉडिफाइड ओपिनियन दे दी पीएफएफआई पे, अब वो जो पीएफएफआई है वो किस में इंक्लूड होगा, प्रोस्पेक्टस में। अब लॉज एंड रेगुलेशन ऐसा बोल रहे हैं कि आप वो प्रोस्पेक्टस पब्लिश नहीं कर सकते जिसमें मॉडिफाइड ओपिनियन है, समझ रहे हो। मतलब लॉज एंड रेगुलेशन बोल रहे हैं आप भाई प्रोस्पेक्टस इशू कर रहे हो, उसमें आप ऐसा बोल रहे हो कि आपने जो इन्फॉर्मेशन डाली है, पीएफएफआई डाला है, वो मॉडिफाइड ओपिनियन है, मतलब वो पीएफएफआई सही नहीं है, तो फिर आप प्रोस्पेक्टस ही क्यों इशू कर रहे हो। ये लॉजिकल पॉइंट है ना। लॉज एंड रेगुलेशन बोलेगा भाई अगर आपको प्रोस्पेक्टस में पीएफएफआई वो वाला डालना है जिसपे मॉडिफाइड ओपिनियन है, तो आप प्रोस्पेक्टस ही इशू मत करो। तो अगर ऐसा लॉज एंड रेगुलेशन बोल रहा है कि भाई आप लॉज एंड रेगुलेशन आपको अलाउ नहीं कर रहा मॉडिफाइड ओपिनियन डालने के लिए प्रोस्पेक्टस में, तो प्रैक्टिशनर डिस्कस करेगा रिस्पॉन्सिबल पार्टी के साथ, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पार्टी को बोलेगा देखो भाई मैंने मॉडिफाइड ओपिनियन दे दी और लॉज एंड रेगुलेशन आपको अलाउ नहीं करेगा प्रोस्पेक्टस डालने के लिए, प्रोस्पेक्टस पब्लिश करने के लिए। आपको प्रोस्पेक्टस पब्लिश करना ही पड़ेगा अगर आपको आईपीओ पे जाना है तो मैं बोलता हूं आप चेंजेस कर लो। मेरे हिसाब से मैं जो आपको चेंजेस बता रहा हूं वो चेंजेस कर लो, मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा। अब रिस्पॉन्सिबल पार्टी डज नॉट एग्री टू द चेंजेस, रिस्पॉन्सिबल पार्टी बोलती है मैं तो चेंजेस नहीं करूंगी, तो भाई तुम पब्लिश भी नहीं कर सकते अपना प्रोस्पेक्टस, तो मैं तो या तो विड्रॉ कर लूंगा या फिर अपनी लीगल एडवाइस ले लूंगा किसी और से पूछूंगा भाई क्या करना है लीगली, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बोल रहा है लॉज एंड रेगुलेशन अलाउ करता है। लॉज एंड रेगुलेशन बोलता है अगर आपके प्रोस्पेक्टस में जो पीएफएफआई है उस पर मॉडिफाइड ओपिनियन है तो भी आप प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे को भी क्या दिक्कत, मेरे को कुछ नहीं करना, फिर तो मैं मॉडिफाइड ओपिनियन दे दूंगा, सिंपल। मॉडिफाइड ओपिनियन बोलता है कि हाँ आप इशू कर दो तो मैं मॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर दूंगा, मेरे को क्या जा रहा है भाई, अपने को मॉडिफाइड ओपिनियन देनी है दे दी बस, ठीक है। एक ईएम पैरा की बात कर लेते हैं भाई। ईएम पैरा में सेम वही चीज आती है जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पीएफएफआई में जो भी चीजें इंक्लूडेड है। अगर इफ यू थिंक यू नीड टू ड्रॉ यूजर्स अटेंशन which is fundamental to users understanding of entity and its environment, वो सारी चीजें हैं तो आप ईएम पैरा डाल सकते हो। बस ये ध्यान रखना, ये हर बार हम यही डिस्कस करते हैं कि आपने ये ऐसा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ले लिया है कि दैट मैटर डज नॉट मॉडिफाई ओपिनियन, मतलब वो मैटर की वजह से हम मॉडिफाई नहीं कर रहे अपनी ओपिनियन को। अगर मॉडिफाई कर रहे हैं तो हमें ये मॉडिफिकेशन पैराग्राफ डालना पड़ेगा, हम ईएम पैरा में डाल के, मतलब ईएम पैरा इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ मॉडिफिकेशन, सिंपल ये बात कहना चाह रहा है, ठीक है। अब लास्ट में हमारा सिर्फ एलिमेंट्स वाला पॉइंट बता है जो बहुत छोटा सा है, इसमें एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, टाइटल एड्रेस ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, एंड लास्ट में सिग्नेचर डेट प्लेस ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसके बीच में जो चीजें है वो हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला इंट्रोडक्टरी पैरा आ जाएगा, उसमें हम क्या क्या आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहला पीएफएफआई, कौन सा पीएफएफआई है जिसके बारे में हम इतनी सारी हमने जो बात कर ली पीएफएफआई के बारे में, पहले उनको बताओगे। दूसरा उसका डेट और पीरियड क्या है वो बताओगे, ठीक है। वो पीएफएफआई का सोर्स क्या है वो बताओगे, एंड जो क्राइटेरिया क्या है वो बताओगे, ठीक है। ये चार चीज आपको बतानी इंट्रोडक्टरी पैरा में, पीएफएफआई, पीरियड और डेट, उसका सोर्स और उसका क्राइटेरिया, ये बता दिया। फिर अब बात बताना कि जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना है अब आपको। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू कंपाइल पीएफएफआई ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया। ये हमने रिस्पॉन्सिबल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी। अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताना, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भाई, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन कि क्या पीएफएफआई एज पर क्राइटेरिया बने हैं या नहीं बने हैं। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओपिनियन देना नहीं है, अश्योरेंस देना नहीं है कि एक्चुअल आउटकम विल बी द सेम एज प्रेजेंटेड। याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई इट डज नॉट रिप्रेजेंट एक्चुअल आउटकम। एक बार मैं आपको यहां से दिखा देता हूं, इट डज नॉट रिप्रेजेंट एक्चुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कि जो पीएफएफआई है वो एक्चुअल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम भी यही बताएंगे कि हम ऐसा अश्योरेंस नहीं दे रहे कि भाई एक्चुअली में ऐसा ही होगा। अगर जो ट्रांजैक्शन थी वो अगर फर्स्ट डेट पे हुई होती, अर्लियर डेट पे हुई होती, तो ऐसे ही फाइनेंशियल्स दिखते, ऐसा हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा अश्योरेंस नहीं है। हमारा अश्योरेंस सिर्फ इतना सा है कि पीएफएफआई जो है वो क्राइटेरिया के हिसाब से बने हैं, ठीक है। ये आप बता देना क्लियरली। तीसरा आपको बताना है कि वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर री इश्यूइंग रिपोर्ट्स ऑन हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज। ये बोल रहा है कि आपने जो सोर्स यूज किया, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यूज किया 31 मार्च 24 को, जिस पे आपने एडजस्टमेंट्स लगा के पीएफएफआई बनाया है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे हमने ऑडिट और रिव्यू पहले ही कर लिया होगा, ठीक है। वो ऑडिट और रिव्यू रिपोर्ट जो होती है ना उसको हमें री इशू नहीं करना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम री इशू कर रहे हैं उस ऑडिट और रिव्यू रिपोर्ट को या फिर उसको अपडेट कर रहे हैं, ये हमें नहीं करना है। हमें तो बस ये जो कंपाइल्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है पीएफएफआई है उस पे हमें एश्योरेंस एंगेजमेंट डालनी है, हमें पुरानी रिपोर्ट को री इशू नहीं करना, ये आपको बताना है, ठीक है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, और ना ही हमने उस हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कोई ऑडिट और रिव्यू परफॉर्म किया, ये भी बता देना, ठीक है। हमने वो पुरानी इंफॉर्मेशन को चेक नहीं किया कि वो पुरानी इंफॉर्मेशन सही है या नहीं, पहले हम उसको ऑडिट करें फिर हम पीएफएफआई को ऑडिट करें, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, हमने सिर्फ पीएफएफआई का ही ऑडिट किया है, ठीक है। ये बात बता देना, ये तीन चीजें आपको बतानी है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में। फिर आप ये भी बता देना कि भाई जो एंगेजमेंट थी वो एज पर एसएई 3420 बनी है।
अब स्टेटमेंट, क्या क्या स्टेटमेंट आपको इंक्लूड करनी है? सबसे पहली बात रीजनेबल अश्योरेंस है। मैंने आपको 3402 में बताया कि 3400 जो है वो मॉडरेट अश्योरेंस है, 3402 रीजनेबल अश्योरेंस है, 3420 भी रीजनेबल अश्योरेंस है, ठीक है, जो हम ऑडिट में देते हैं सेम रीजनेबल अश्योरेंस है। तो रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट है कि भाई पीएफएफआई क्राइटेरिया के हिसाब से बने या नहीं बने, और वो क्राइटेरिया रीजनेबल बेसिस पे बना है या नहीं बना है, मतलब वो क्राइटेरिया रीजनेबल है या नहीं है, और हमें ऑब्टेन करना है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। किस बारे में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है? कि जो प्रोफॉर्मा एडजस्टमेंट्स है वो एप्रोप्रिएट हैं, जो एडजस्टमेंट्स है वो एप्रोप्रिएट हैं, एंड पीएफएफआई में प्रॉपर्ली अप्लाई कर दिए हमने एडजस्टमेंट्स, ये हमें इसके बारे में हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना है। ये पहली स्टेटमेंट थी। दूसरी स्टेटमेंट क्या देंगे? दूसरी स्टेटमेंट देंगे कि जो भी हमने प्रोसीजर सिलेक्ट किए ना वो हमारे जजमेंट और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सिलेक्ट किए हैं। एंड तीसरा, हमने इवैल्यूएट किया है प्रेजेंटेशन ऑफ पीएफएफआई को भी, ठीक है। लास्ट में हमें अपना ओपिनियन देना है, लास्ट में हमें अपने ओपिनियन की वर्डिंग देनी है। हमारे ओपिनियन की वर्डिंग दोनों में से एक हो सकती है। पहली वर्डिंग हो सकती है पीएफएफआई हैज कंपाइल्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया, कि पीएफएफआई एप्लीकेबल क्राइटेरिया के बेसिस पे बने, या फिर PFFI has been properly compiled on basis stated, मतलब जो बेसिस हमने बताया उस हिसाब से भी PFFI जो है वो प्रॉपर्ली कंपाइल्ड है। ये दो चीजें बता देना लास्ट में, साइन, डेट और प्लेस। तो आई होप आपको ये SAE 340 बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने सारे स्टैंडर्ड्स खत्म कर दिए, SAE, SRE, SRS, SAE। तो आई होप आपको सारे स्टैंडर्ड्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। 50 मार्क्स 50 से लेकर 55 मार्क्स तक का अभी तक हमने सारा कंटेंट जो है वो कवर कर लिया है। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट हम रखते हैं 250 लाइक्स का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। नीचे कमेंट में लिख देना कि आपको अब नेक्स्ट क्या चाहिए, प्रोफेशनल एथिक्स चाहिए या फिर अदर जो टॉपिक्स है वो आपको चाहिए, वो भी आप नीचे कमेंट में बता देना। और ये भी कमेंट कर देना हम सीए बनेंगे, ताकि जो भी ये वीडियो देखे उसको मोटिवेशन आ जाए कि वो भी सीए बनेगा। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। अगर आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, विच इज 9023 7 में से 2 गया 5601। तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस बार ऑडिट में एग्जाम्पशन पार बस दुआ में याद रखना। थैंक यू, बाय बाय।